करते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए अमित शाह ने ये बयान दिया है कि बीजेपी की चाहे जितनी भी सीटें आ जाएं, बिहार चुनाव के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आ जाएं, चाहे कम से कम सीटें आ जाएं, लेकिन नीतीश के साथ हैं और जब भी सीटें आती हैं, जीतने का मौका मिल रहा है हमें, तो नीतीश को ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे हम। इसको आप किस नज़र देखेंगे? झूठ है, बिल्कुल। मैं मानता हूँ, इसको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि झूठ है। और ये झूठ इतनी जोर से चीख चीख के और इतनी तरह से इसलिए बोला जा रहा है, और प्रधानमंत्री के माध्यम से भी और अमित शाह जी के माध्यम से भी इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ताकि जो वोटें नीतीश कुमार के साथ में हैं, नीतीश कुमार को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको वोट देंगे, वो वोटें, वो वर्ग, उस वर्ग विशेष की वोटें बीजेपी को इस चुनाव में मिल जाएं। बहुत सिंपल से देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है कि जब ये सारी पार्टियां इकट्ठी थी, एलजेपी इसमें साथ थी, और एलजेपी के साथ सीटों का अरेंजमेंट ना करके उसको बिल्कुल किनारे कर दिया, वो अपने अलग लड़ रही है, और वो भी, उसका भी ढंग बड़ा मजेदार है कि वो जहां लड़ रही है वो बीजेपी के खिलाफ नहीं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ वो लड़ रही है, बीजेपी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं है। और बीजेपी के कई बागी कैंडिडेट्स को एलजेपी ने टिकट दिया है, और नीतीश और ये जो लड़ रहे हैं, ये आपस में आधी आधी सीटें लेकर लड़ रहे हैं। 121 सीटें जो हैं बीजेपी लड़ रही है और 122 सीटें नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। तो मुझे जो समझ में आता है कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने का जो प्रचार किया जा रहा है, वो केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि वो वर्ग की वोटें ये प्राप्त करके बीजेपी सत्ता में आ सके। और ये जो आपस में आधी आधी सीटें बांटी गई हैं, उसका भी कारण यही है कि बीजेपी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी लड़ी अकेले, मांझी वगैरह और ये सब जो साथ में थे, ये एक अलग बात है, लेकिन उनके पास में उतना वोट बैंक नहीं जितना नीतीश के पास। तो ये इस बार नीतीश, पहले नीतीश थे साथ में लालू जी के, और अब नीतीश बीजेपी के साथ में, तो जो नीतीश का वोट है, वो वोट प्लस बीजेपी का अपना वोट है ही, वो दोनों मिलके बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है। इसलिए वो वोट हिले नहीं, जो उसका अपना वोट के साथ साथ में नीतीश का वोट बिल्कुल इधर उधर नहीं जाए, इसलिए ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है, और बार बार ये कहा जा रहा है, ये प्रचार किया जा रहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगी, ताकि वो वोटें पूरी इनको मिल सके। लेकिन अगर बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभर आई बिहार में, तब आप निश्चित रूप से मानिए कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट, ये मेरा अनुमान है, आकलन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर मेरी कैलकुलेशन ये है, जिस तरह से बीजेपी की रणनीति रहती है, उसको देखते हुए, कि जो बागी कैंडिडेट एलजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी के बागी कैंडिडेट एलजेपी में जाके लड़ रहे हैं, वो जो अगर जीत के आ जाते हैं, तो बीजेपी प्लस उनको मिलाकर, जो एलजेपी के बागी कैंडिडेट होंगे, उनको मिलाकर सरकार बनाएगी बिहार में। इस तरह का मुझे लग रहा है, ऐसी ये इनकी रणनीति हो सकती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन सर, एक सवाल है कि लगातार बिहार को देखते हुए, चाहे केंद्र की जो सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश को देखते हुए, जो घर घर बिजली पहुंचाने की जो बात की जा रही थी कि घर घर बिजली पहुंचा, क्योंकि सन 2017 में जब केंद्र सरकार आई और केंद्र की सरकार ने जब निर्णय लिया कि घर घर हम बिजली पहुंचाएंगे, चाहे बिहार का ही क्यों ना राज्य हो, तो सन 2017 में निर्णय लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। सन 2018 में 100% का वादा करते हुए सामने आए। अब बताइए जा रहा है कि बिहार में कुछ जगह ऐसे भी हैं, गाँव भी कुछ ऐसे हैं, जिसमें बिजली आज तक जो महादलित है, देखा तक नहीं है अभी तक कि उससे क्या होता है, क्या नहीं होता है, बिजली का सिर्फ नाम तक सुना है सर। तो ऐसे में कैसे बता रहे हैं कि हमने पूर्ण रूप से बिजली घर घर पहुंचाई? देखिए, वो झूठ बोलने में माहिर हैं। इसका अंदाजा आपको उनके कई कार्यों से हो जाएगा कि वो जब भी बोलते हैं झूठी बोल रहे हैं। तो इसमें कोई एक नई बात नहीं है। देखिए, दलितों के, महादलितों, ये भी इन्होंने बांटा, महादलित, दलित, दलित, ये महादलित का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इनका जो मकसद है लोगों को बांटना और बांट के जो है बिखेर देना और फिर उससे लाभ लेना, ये इनका मकसद है। और एक चीज को आप जरूर समझिए, ये हर किसी को समझना चाहिए, हर गांव वाले को, हर शहर वाले को, हर देशवासी को समझना चाहिए
किसी गांव में बिजली पहुंचाने का मकसद क्या होता है, क्या मतलब क्या होता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि वो गांव में बिजली पहुंच गई। उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि वहां पर तार लग गए और खंबे गड़ के तार लग गए और 10 घरों में या 10% घरों में अगर बिजली का कनेक्शन पहुंच गया तो यह कहा जाता है सरकारी रिकॉर्ड में कि उस गांव में बिजली पहुंच गई, उसका विद्युतीकरण हो चुका है। केवल 10%, यानी आपने 100 गांव में बिजली पहुंचाई तो 100 गांव का मतलब यह हो गया कि 100 गांव में मिला के केवल एक गांव की बराबर बिजली पहुंची है। मतलब 10% अगर आप बिजली पहुंचा रहे हैं तो 90% तो अंधेरे में ही है ना। उन 90% का क्या है, उनमें भी तो बिजली पहुंचाओ। और आप वहां तो, बिहार तो बहुत दूर की बात है, आप दिल्ली के आसपास, आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा इस इलाके में जाइए, मैं घुमा हूं, मैं जानता हूं, वहां बिजली नहीं पहुंची है अभी तक। घर घर में बिजली वहां नहीं पहुंची है। बिहार में कहां से पहुंच जाएगी? बिहार तो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, जीडीपी में सबसे नीचे है, टैक्स रिकवरी में सबसे नीचे है, जीएसटी में सबसे नीचे है, उद्योग में सबसे नीचे है, वो शिक्षा में सबसे नीचे है, मेडिकल फैसिलिटी में सबसे नीचे है, पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे है। तो वहां कहां से बिजली पहुंच जाएगी? ये सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं है। और ये सिर्फ चुनाव के दौरान उस चुनाव के माहौल को बदलने के लिए एक कोशिश है और कुछ नहीं है, बट ये पूरा झूठ है। सर, बिहार की रैली में जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं वो रैली को जब भी संबोधित करते हैं तो एक नया नज़रिया दिखाने का काम करते हैं लोगों के बीच में कि हमने बिजली दिया है, साथ ही साथ हमने रोड मुहैया कराया है, उसके बाद से स्वच्छता अभियान के तहत हर जगह सफाई अभियान हमने चलाया है। लेकिन बिहार की जो राजधानी पटना है वहाँ पे ऐसे जो खबर आ रही है सामने कि वहाँ पे एक कस्बा ऐसा भी है, एक जगह ऐसा भी है जहाँ पर पिछले कई सालों से ऐसे ही नालियाँ बह रही हैं, ऐसे कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ सफाई अभियान दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके के बिजली का भी जो बात किया जाए वो भी सफाई नहीं देखा जा रहा है, और रोडों की बात की जाए तो रोड भी ऐसे ही चरमराई हुई हालात में है। तो किस तरीके, जब राजधानी का ये हाल है तो फिर किस तरीके से और मतलब जितने जगह हैं वहाँ उनका कितना हाल बुरा होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं बिहार में गया हूं, बिहार के जिलों में, शहरों में मैं घूमा हूं, मैंने मीटिंग्स की हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप पटना में चले जाइए, पटना का थोड़ा बहुत सा कोई हिस्सा बसों से छोड़ दीजिए, बाकी पूरे पटना में गंदगी है और जबरदस्त तरीके से जो एनक्रोचमेंट है वो बहुत बुरी स्थिति में है और गंदगी का ढेर है। वैसे भी जो स्वच्छता अभियान का जो रिकॉर्ड आया था उसमें सबसे पीछे है बिहार, सबसे नीचे, और सबसे गंदा शहर, भारत के सबसे गंदे शहरों में बिहार की राजधानी पटना है। अब इसके अलावा आप चाहे बेगूसराय में चले जाइए, आप चाहे समस्तीपुर में चले जाइए, आप चाहे दरभंगा में चले जाइए, आप मुजफ्फरपुर में चले जाइए, आप सीतामढ़ी में चले जाइए, आप उधर जाके आप वहाँ पे किशनगंज में चले जाइए, आप जाइए वहाँ पे अररिया में जाइए, आपको सब जगह आपको पता लगे, आप पूर्णिया में जाइए पता लगेगी, कटिहार में जाइए आप, मतलब ये ऐसी जगह। और आप जाइए ना, पूर्णिया से कटिहार जाइए, आपको रोड की पता लग जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप जाइए वहाँ से, जो अररिया से लेके जो आपका किशनगंज तक वो है, उसके आगे जो पश्चिम बंगाल में रोड जाके मिलती है, वहाँ जाके देखिए आप कितनी बुरी रोडों की हालत है। फिर वहाँ से आइए आप अररिया से, और ये इधर होते हुए आपके जो ये रास्ते में जो आपका पड़ता है मुजफ्फरपुर वगैरह, और ये सब होते हुए तब आइए जरा हम पटना तक आइए, जो रोडों की हालत है, कितनी बुरी हालत है। ये केवल प्रचार है, केवल दिखावा है, झूठ है और कुछ नहीं है। रोडों की हालत बदतर है, रोडों पर किसी तरह की जो आप देखेंगे लाइटिंग वगैरह उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और रही दूसरी बात, अभी आपने देखा कि 2 पुल बह गए, वहाँ जो पुल, नए पुल बने, एक का उद्घाटन हुआ उसके तुरंत बाद ही बह गया, एक का उद्घाटन होना था उससे पहले बह गया। जो आपने देखा है, जो 250-300 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं वो सारे के सारे पुल, ये स्थिति है। तो ये सारा केवल झूठ है, झूठ का प्रचार है। बिहार न केवल हर तरह से पिछड़ा है बल्कि गंदगी का भी ढेर इन राजनेताओं ने, विशेषकर पिछले 15 साल में नीतीश कुमार की सरकार ने उसे गंदगी का ढेर बना के छोड़ा हुआ है। मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं, आप सब जानते हैं। सर, बिहार में एक क्षेत्र है जुड़ावनपुर है, वहाँ पे एक खबर ऐसी आ रही है कि वहाँ के जो मजदूर हैं उनको यही नहीं पता है कि चुनाव कब से कब तक है और चुनाव में क्या किया जाता है, किस तरीके से लोग वोटों से जीतते हैं, उनको इतनी भी खबर नहीं है सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल साफ तरीके से कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि चुनाव होने वाला है। मैं समझता हूँ विकास का इससे बड़ा तो कोई और उदाहरण हो नहीं सकता।
ये विकास है जो मोदी जी को दिखाया जाए, नीतीश कुमार के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, और ये विकास है जो नीतीश कुमार जी को दिखाया जाए कि जाके देखो भैया तुम्हारे राज्य में एक ऐसा भी इलाका है, एक ऐसा भी गांव या ऐसा भी क्षेत्र है जहां पे लोगों को ये नहीं मालूम कि वोटिंग कैसे होती है और वोट किसको डाली जाती है, क्या पैटर्न है क्या नहीं है। तो 70 साल का विकास कहां गया, भाड़ में। ये 70 साल के विकास का नतीजा है कि अभी भी ऐसा इलाका है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विषय में कुछ मालूम नहीं है, और अगर वहां से वोट वगैरह की जो स्थिति होगी तो स्वाभाविक हो किस तरह से उसकी जो सब फर्जी वोटें डाल के और उन सबको अपने हक में डाला जाता होगा, सारी चीजें। तो ये विकास को दर्शाता है और ये दिखाना चाहिए दुनिया को कि देखो भैया ये जो लोग हैं जो राज्य पूरे अपने राज्य में, नीतीश कुमार जी 15 साल से विकास की बात कर रहे हैं और सुशासन महाशय कहे जाते हैं जो, और माननीय मोदी जी जो विकास का नाम लेते लेते थकते ही नहीं हैं और विकास का ही पता नहीं कहां गया। वो विकास ये है कि जनता को ये नहीं मालूम है, एक क्षेत्र ऐसा भी जहां जनता को ये नहीं मालूम कि भाई कैसे वोट डाली जाती है और कौन कौन खड़ा है, क्या कहानी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो आज तक वाकिफ नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि शराब को लेकर के लगातार नीतीश कुमार जी सामने आते रहे हैं, कह रहे हैं पूरी तरीके से शराबबंदी हो गई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं वहाँ से कि बड़े चैनल की निजी तौर पे एक बड़े चैनल से वो भी जाकर के हमारे रिपोर्ट से दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से शराबबंदी नहीं हुई है और उससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। ये जितना चीज़ें बताया जा रहा है कि शराबबंदी होने के बाद से बहुत चीज़ें सुधरी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे पहले होता था उससे ज़्यादा बल्कि और। देखिए पैसा कमाने का एक ढंग और तरीका है, और जब अगर उसमें सबसे बढ़िया एक जो तरीका है वो ये है, अगर लगता है कि इस चीज की वो हो रही है उसको बता दो, उसको कह दो कि भाई ये बंद हो गई। जिस चीज को बंद करने की बात की जाएगी और जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो लोग उसको फिर ज्यादा कीमत देकर खरीदेंगे। शराबबंदी जहां जहां भी हुई है उसका केवल एक ही मकसद है कि उसको बंद करके मोटा पैसा कमाया जाए। जो बोतल 100 रुपए की आती, मैं एक अनुमानित कीमत बता रहा हूं कि माना अगर एक बोतल 100 रुपए की आती है, आप उसे बंद कर दीजिए, वही बोतल 200, 300, 400, 500 रुपए तक में बिकेगी। वही शराब है, वही सब कुछ है, सिर्फ फर्क इतना है कि भाई खुलेआम जो शराब की दुकानें हैं, जो ऑथराइज जो दुकानें हैं, सरकार द्वारा जो है पूरी तरह से बताई गई जो कानूनी रूप से स्थापित की गई दुकानें, उन पे नहीं मिलेगी। उनके माध्यम से पीछे से, पिछले दरवाजे से वही चीजें दुगनी, तिगनी, चौगनी और 5 गुनी कीमत पर मिलेंगी। तो बंदी का केवल यही मकसद है। कभी भी ये चीजें ना बंद हुई हैं ना ये बंद हो सकती हैं। ये केवल अगर ईमानदारी से सरकार चाहेगी, तरीके से इसकी नीति बनाएगी तो वो कुछ कंट्रोल हो सकती है, बंद नहीं हो सकती। और बिहार में भी सब चीज कहने के लिए बंद है कानूनी रूप से, बाकी सब कुछ खुली हुई है। तो जो रिपोर्ट कह रहे हैं कि वहां कुछ बंद नहीं है, ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, पूरी तरह से सब कुछ अवेलेबल है। और चुनाव तो होते ही, चुनाव की जो स्थिति है उसमें तो जो लोग इसके दम पर वोट लेने की बात करते हैं उनके लिए तो ये है ही है, वो कहीं से में वहीं से मंगाएंगे, जिसको कहेंगे उसको कीमत 2 गुनी 4 गुनी दे के मंगाएंगे, अवेलेबल कराएंगे लोगों को। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरीके से ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, चाहे सफाई को लेकर के बात हो, चाहे शिक्षा को लेकर के बात हो, चाहे शराबबंदी को लेकर के बात हो, चाहे ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पे चुनाव को लेकर के चर्चा ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, तो ये सारे तमाम मुद्दों को देखते हुए क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव करने के लिए जनता सोचेगी? देखिए, जनता बिहार की निश्चित रूप से इस बार बदलाव के मूड में है। उसके सारे आंकड़े और जो सारे एक्शन हैं जनता के नेताओं के, विशेषकर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के प्रति, एमएलए, एमपीओ, मंत्रियों के प्रति जो बिहार की जनता का व्यवहार है वो इस बात को सिद्ध करता है कि वो किसी हालत में भी नीतीश सरकार को, भाजपा सरकार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, 1 मिनट के लिए भी। तो वो बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए ही वो वोट देगी। जो ये चुनाव होंगे 28, 3 और 7 तारीख को, निश्चित रूप से जो जनता है वो जबरदस्त बदलाव के लिए वोट देगी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन जीतती है और बीजेपी जिस तरह से ये सारे काम करती है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस बार
जो उसने रणनीति अपनाई है, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि जो आधी आधी सीटें बांटी हैं और जो जिस तरह से उसको एलजेपी को साइड में कर दिया और नीतीश को ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाल में काला है। और मुझे लगता है कि उसने सेटिंग की है और इस बार बीजेपी भी बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने के मूड में है, ऐसा मुझे लगता है। ये लोग समझ पाए ना समझ पाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी जरूर होगी। हालांकि जनता किसी हालत में बीजेपी को और जो नीतीश कुमार है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उनको हराने के लिए वोट देगी और भारी संख्या में वोट उनको हराने के लिए देगी।